हेलो, मैं नितिन द बेसिक लेवल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं। जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूं। हमारा जो पहला अध्याय था शीत युद्ध के दौर, आज उसकी तीसरी क्लास है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था? दो महाशक्तियाँ थी, संयुक्त राज्य अमेरिका और एक सोवियत संघ। संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या किया? अपना एक सैनिक गठबंधन बनाया जिसका नाम क्या था? नाटो था। उसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में। और इसी के साथ जो सोवियत संघ था उसने भी अपना सैनिक संगठन बनाया, वारसा, जिसकी स्थापना 1955 में हुई। इतनी बात समझ में आई? तो क्या हुआ? अब ये सवाल पूछा जाता है कि जो महाशक्तियाँ थीं, महाशक्तियों को छोटे देशों की ज़रूरत क्यों पड़ी? महाशक्तियों ने अपने साथ छोटे देशों को क्यों मिलाया, जबकि महाशक्ति के पास तो इतनी तादाद में हथियार थे कि वो क्या कर सकते थे? अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप के अधिकांश छोटे देशों की सारी शक्ति का भी उनसे कोई मुकाबला नहीं था। मतलब कहने का मतलब यह है, अगर एशिया के देश और अफ्रीका के छोटे देश और कहाँ के यूरोप के अधिकांश देश अगर एक साथ मिल भी जाए ना, तो इन महाशक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इनमें इतनी ताकत थी, फिर इन्हें छोटे देशों की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो हम देखते हैं दोस्तों, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपका 3 नंबर का या 5 नंबर का शायद क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, तो महाशक्तियों को छोटे देशों की ज़रूरत क्यों पड़ी? पहला कारण क्या था? महत्वपूर्ण संसाधन जैसे तेल और खनिज। महत्वपूर्ण संसाधन जैसे तेल और खनिज, मतलब कहने का मतलब ये है, जो कि क्या होता था? हाँ, जो छोटे देश थे, जो छोटे देश थे, अब मान लो कहीं युद्ध हो रहा है। क्या हो रहा है? कहीं युद्ध हो रहा है और उनमें किसकी ज़रूरत है? हमें तेल की और खनिज की ज़रूरत है। तो क्या होता था? छोटे देशों के पास इनकी मात्रा होती थी ज़्यादा, तो ये क्या करते थे? जो छोटे देश होते थे पास में होते थे, तो पास में क्या हो सकते थे? ये मदद कर सकते थे। ठीक है, और जो दूसरा कारण था दोस्तों हमारा, वो क्या था? हमारा भू क्षेत्र, ताकि यहाँ से महाशक्तियाँ अपने हथियार को सेना तक संचालन कर सके। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, क्यूबा सोवियत संघ के साथ था और अमेरिका के पास था। तो क्या हुआ था? सोवियत संघ ने क्यूबा को अपना दोस्त बना लिया था। तो मान लो अब सोवियत संघ है, उसे अमेरिका पर हमला करना है, तो वो क्या करेगा? अपने क्यूबा को अपना दोस्त बना लेगा और वहाँ पर क्या करेगा? जो भी खनिज वगैरह की ज़रूरत होगी क्यूबा उसे दे देगा, और उसकी बदले सोवियत संघ उसे क्या देगा? उसे सुरक्षा भी देगा, उसे धन भी देगा। तो क्या होता था? इसलिए छोटे देश ना बड़े देशों के काम थे, महाशक्तियों के काम आते थे। महाशक्तियाँ छोटे देशों को अपना क्या बना लेती थी? दोस्त बना लेती थी, अपने समूह में शामिल कर लिया करती थी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, क्यूबा अमेरिका के काफ़ी पास था और क्यूबा से अमेरिका के कम से दुगने हिस्सों पर हमला बोला जा सकता था। ठीक है, तो अब सोवियत संघ ने क्या किया? क्यूबा को क्या बना लिया था? अपना सैनिक गठबंधन बना लिया था। क्या बना लिया था? एक सैनिक ठिकाना बना लिया था। ठीक है, तो क्या होता है? युद्ध लड़ने के लिए भू क्षेत्र की ज़रूरत भी पड़ती है और हथियार को भेजने के लिए भी हमें भू क्षेत्र की ज़रूरत पड़ती है। हथियार, अब जैसे मान लो अब क्यूबा है, अब सोवियत संघ और क्यूबा में काफ़ी दूरी है। ठीक है, अब उसे अमेरिका के साथ युद्ध करना है, तो क्या करता था? सोवियत संघ क्यूबा में अपने हथियार ला देता था, लाके, और क्यूबा से ही हमला बोला करता था। किस पर? अमेरिका पर। तो ये कारण है जिसके कारण छोटे देश महाशक्तियों के काम के थे। तो पहला कारण क्या था दोस्तों? महत्वपूर्ण संसाधन जैसे तेल और खनिज। ठीक है, और जो हमारा दूसरा था भू क्षेत्र, ताकि यहाँ से महाशक्तियाँ अपने हथियार और सेना का संचालन कर सके। तीसरा था सैनिक ठिकाने, जो छोटे देशों को क्या करती थी? महाशक्तियाँ अपने सैनिक ठिकाने बना लिया करती थी और वहाँ से जासूसी करती थी और वहाँ से हमला बोला करती थी। ठीक, अब जैसे कि इसमें लिखा है, जहाँ से महाशक्तियाँ एक दूसरे की जासूसी किया करते थे। कहाँ से? छोटे देशों से क्या करते थे?
और आर्थिक मदद, जिससे गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते। क्या होता था, जो महाशक्तियाँ होती थी उन्हें भी पैसों की जरूरत पड़ती थी, तो क्या होता था, छोटे देश जो बड़े देश होते थे उनकी थोड़ी बहुत आर्थिक मदद भी कर दिया करते थे। उन्हें सैन्य खर्च वगैरह वहन करने में भी क्या करते थे, छोटे देश मदद कर दिया करते थे। तो इसलिए ना ये कारण थे, ये 4 कारण थे जिसके कारण जो महाशक्तियों के लिए छोटे देश काफ़ी महत्वपूर्ण थे। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। तो क्या हुआ, ये ऐसे कारण थे जो छोटे देशों को महाशक्तियों के लिए ज़रूरी बनाते थे। आगे बात समझ में। तो क्या हुआ, केवल ये युद्ध तक लड़ाई नहीं थी और ये विचारधारा की भी लड़ाई थी। अब जो गुट में शामिल देश थे ना, जो भी गुट में शामिल देश थे, कौन कौन से गुट दोस्तों, 2 गुट बताए थे मैंने आपको, पश्चिमी, एक तो पश्चिमी गठबंधन था, एक पूर्वी गठबंधन। पश्चिमी गठबंधन में कौन था, अमेरिका, जिसके साथ कौन था, पश्चिमी यूरोप था। दूसरा गठबंधन था हमारा कौन सा दोस्तों, पूर्वी गठबंधन, जिसका हेड कौन था दोस्तों, सोवियत संघ, और इसके साथ कौन मिला हुआ था, पूर्वी यूरोप मिला हुआ था। तो ये केवल एक लड़ाई, केवल हथियारों की लड़ाई नहीं थी और एक विचारधारा की भी लड़ाई थी। ठीक है, अब विचारधारा की लड़ाई कैसे थी, जैसे कि इन्हें कहा गया कि गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे सोच सकती थी कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद और साम्यवाद और समाजवाद और साम्यवाद से कहीं बेहतर है। अथवा जो गुट में शामिल देश थे वो कम ये समझ चुके थे कि जो उदारवादी लोकतंत्र है ना, उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद से कहीं ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और कुछ लोगों का कहना ये था कि जो समाजवाद और साम्यवाद है ये बेहतर है, किससे, उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद से। ठीक है, अब आपको ले चलता हूँ शीत युद्ध के दायरे में, क्या ले चलता हूँ, शीत युद्ध के दायरे। अब देखो शीत युद्ध के दौरान क्या हुआ, कई बार खूनी लड़ाई भी हुई। शीत युद्ध के दौरान कई बार खूनी लड़ाइयाँ भी क्या हुई इससे, लेकिन शीत युद्ध के बीच खूनी लड़ाई तो हुई, लेकिन जो दुनिया थी वो तीसरे विश्व युद्ध से बच गई हैं। तो छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई, संकट हुई, इसने तीसरे विश्व युद्ध का रूप नहीं लिया। जैसे कि मैं आपको बता दूं, कई बार महाशक्तियाँ कोरिया में 1950 से 1953, बर्लिन, कांगो, यहाँ पर ये सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ जाती थी, एक दूसरे के सामने आ जाती थी और इनके बीच में लड़ाई हो जाती थी। लेकिन इन जो लड़ाइयाँ हुई हैं इसने तीसरे विश्व युद्ध का रूप नहीं लिया, दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बच गई। ठीक है, कहने का मतलब यह है शीत युद्ध तो रहा। शीत युद्ध का मतलब क्या होता है, तनाव, दोनों देशों के बीच में, दोनों महाशक्तियों के बीच में तनाव तो रहा। जैसे कि मैंने बताया आपको, कांगो बर्लिन में दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे के आमने सामने आ गई थी, मतलब लड़ने वाली थी, ऐसे आमने सामने आ जाती थी। लेकिन जो उनके बीच में लड़ाई हुई उसने तीसरे विश्व युद्ध का रूप नहीं लिया। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो क्या हुआ, कई बार तो ऐसा होता था कि दोनों महाशक्तियाँ पीछे नहीं हटती थी, वो अपनी दोनों ताकत दिखाती थी। अमेरिका कहता था कि मैं क्यों पीछे हटूं, और सोवियत संघ कहता था मैं पीछे क्यों हटूं। तो इससे क्या होता था, कई बार तो क्या हुआ, कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान में क्या हुआ, कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसों में कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि हुई। लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा, और लेकिन परमाणु युद्ध नहीं हुआ। मतलब कई बार जो महाशक्तियाँ थी वो कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान, कुछ क्षेत्र थे वहाँ पर लड़ जाती थी, जिससे क्या होती, जनहानि होती, मतलब लोग काफ़ी मात्रा में मरते थे। लेकिन क्या हुआ, दुनिया परमाणु युद्ध से बची रही, परमाणु युद्ध नहीं हो पाया। दोनों महाशक्तियों के बीच राजनीतिक संवाद जारी नहीं रह पाया और इससे दोनों में गलतफहमियां बढ़ी। क्या हुआ, दोनों महाशक्तियों के बीच में गलतफहमियां बढ़ती थी, जिसके कारण क्या होता था, थोड़े बहुत जो टकराव वगैरह होते रहते थे। ठीक है, अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। हाँ, तो क्या हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया गुट निरपेक्ष, जैसे गुट निरपेक्ष क्या था, जब दुनिया विश्व युद्ध हो रहा था तो दुनिया 2 भागों में बढ़ गई थी। जो तीसरा भाग था वो गुट निरपेक्ष था। गुट निरपेक्ष में कौन से देश शामिल थे, जो नए स्वतंत्र देश थे, जो नए आज़ाद हुए थे, किससे, ब्रिटेन और फ्रांस से। इन्होंने क्या किया, दोनों महाशक्तियों के बीच में इन्होंने क्या किया,
इन्होंने मध्यस्थता की भूमिका निभाई। इन्होंने दोनों विश्व के देशों को समझाया कि युद्ध से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर परमाणु युद्ध हो जाता है तो पूरा विश्व है वो विध्वंस की मार झेलेगा, पूरा विश्व विध्वंस की मार झेलेगा। जो गुट निरपेक्ष था ना भाई, जो गुट निरपेक्ष था, इसके जो प्रमुख नेता थे वो भारत के जवाहरलाल नेहरू थे। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था इसके प्रमुख नेता कौन थे? भारत के जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने दिया। इन्होंने क्या किया, कई उत्तरी और जो दक्षिणी कोरिया है ना, इनके बीच में लड़ाइयाँ होती रहती थी। उन्हें समझाया, उनके बीच में मध्यस्थता की भूमिका की कि भाई लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, कांगो संकट आया। कांगो की किसी लड़ाई हो गई होगी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके महासचिव ने काफ़ी इनके बीच में क्या हुई, एक मध्यस्थता की भूमिका निभाई। संयुक्त राष्ट्र संघ होता है, ये क्या करता है, जो जिन देशों के बीच में लड़ाई हो जाती है उनके बीच में मध्यस्थता बनाए रखता है कि तुम लड़ो मत, लड़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है, उनके बीच लड़ाई ना हो। ये क्या करता है, उस चीज़ का ध्यान रखता है। कौन? संयुक्त राष्ट्र। तो इन्होंने क्या किया, उस समय कांगो संकट हुआ था, तो उसमें क्या कहा इसने, महासचिव ने, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे, उसने मध्यस्थता की भूमिका निभाई, यानी कि युद्ध टालने में भूमिका निभाई। ठीक है, तो क्या हुआ, दोनों जो महाशक्तियाँ थीं, दोनों महाशक्तियों ने क्या किया, दोनों महाशक्तियों ने क्या किया, संयमवरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जिम्मेदारी निभाई। उन्हें समझ में आ चुका था कि युद्ध का कोई भी फायदा नहीं है। अगर हमने युद्ध लड़ा तो क्या होगा, विश्व पूरी विध्वंस की मार झेलेगा। तो उन्होंने क्या करा, संयमवरता और अपने जिम्मेदारी भरा बर्ताव किया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। लेकिन क्या हुआ, शीत युद्ध के दौरान जो दोनों गठबंधन थे, कौन से, पूर्वी गठबंधन और पश्चिमी गठबंधन, उनके बीच में जो प्रतिद्वंद्विता यानी तनाव रहा, वो कम नहीं हुआ। वो कभी कभार बीच में लड़ जाते थे। ठीक, तो क्या हुआ, दोनों देशों ने क्या करा, प्रतिशंका के हालात में दोनों गुटों ने भरपूर हथियार जमा कर लिए कि युद्ध के लिए तैयारी करते रहे, कि हथियार के बड़े जाकिरे युद्ध से बचे रहने के लिए ज़रूरी माना गया। अच्छा, इन्होंने क्या किया, जो महाशक्तियाँ थीं उन्होंने सोचा कि युद्ध भाई कभी भी हो सकता है। हमने मध्यस्थता तो रख ली कि भाई हम युद्ध नहीं करेंगे, क्या पता कभी कोई देश हम पर हमला करते। तो दोनों देशों ने शंका मतलब शक के तौर पर बहुत सारे हथियार जमा कर लिए। ठीक है, बहुत सारे क्या किए उन्होंने, हथियार जमा कर लिए। उनका कहना ये था कि मान लो अभी युद्ध नहीं हो रहा, मान लो बाई चांस कभी युद्ध हो गया तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, दोनों महाशक्तियों ने काफ़ी सारे हथियार क्या किए, इकट्ठे कर लिए। जो दोनों महाशक्तियाँ थी उन्हें लग रहा था कि संयम के बावजूद भी दोनों पक्षों में क्या हो सकता है, युद्ध हो सकता है। तो दोनों पक्षों ने क्या किया, दोनों पक्षों में से कोई भी दूसरे के हथियारों की संख्या को लेकर गलत अनुमान लगा सकता था। दोनों गुट एक दूसरे की मंशा को समझने में भूल गए थे। इनके अतिरिक्त सवाल ये भी था कि कोई परमाणु युद्ध दुर्घटना हो गई तो क्या होगा। दोस्तों, इसमें इस टॉपिक में इतना ये बताया गया है, तो दोनों देशों के मन में शंका थी कि मान लो हमारे बीच में मध्यस्थता तो है, हम युद्ध नहीं कर रहे, मान लो बाई चांस युद्ध हो गया तो क्या हुआ। तो एक दूसरे देश क्या कर रहे थे, एक दूसरे की शक्ति का गलत अनुमान लगा रही थी कि भाई उसने इतने हथियार इकट्ठे कर लिए, भाई हमारे पास हथियार नहीं है। तो दोनों विश्व के देशों ने क्या किया, काफ़ी भारी मात्रा में अपने हथियार इकट्ठे कर लिए। ठीक है दोस्तों, इकट्ठे कर लिए। अब मैं आगे चलता हूँ। तो इसके क्या हुआ, इसके कारण क्या हुआ, फिर अमेरिका और सोवियत संघ ने कहा कि हमें भाई जो हथियार है ना, हथियार है वो कम करने चाहिए। हम ना अंधाधुंध हथियार बना रहे हैं, ये विश्व के लिए खतरा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फैसला किया कि अस्त्र नियंत्रण का फैसला किया। अस्त्र का मतलब होता है हथियार, हम हथियार को नियंत्रण करेंगे। ये किसने फैसला किया दोस्तों, दोनों महाशक्तियों ने फैसला किया कि हम अस्त्र नियंत्रण करेंगे। ठीक है, हथियार की होड़ पर लगाम और हथियार
हथियार की होड़ पर लगाम कसी जा सकती है। उन्होंने कहा कि हथियार है जो हम अंधाधुंध हथियार बना रहे हैं, इसकी लगाम एक तरीके से कसी जा सकती है। वो क्या है? जब हम अस्त्र नियंत्रण को कर लें, यानी अस्त्र बनाने की विधि को हम नियंत्रण कर लें। तो क्या हुआ, दोनों पक्षों ने 3 अहम समझौते पर दस्तखत किए, यानी हस्ताक्षर किए। यानी इन दोनों महाशक्तियों के बीच में 3 संधियां हुई। कौन कौन सी संधि हुई दोस्तों? जो ये विश्व के देश थे, इन्हें हथियार रोकने के लिए, हथियार की संख्या को रोकने के लिए इन्होंने 3 संधियां की। जो पहली संधि थी दोस्तों वो होती परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, यानी कि कोई भी हम में से अब परमाणु परीक्षण नहीं किएगा, परमाणु परीक्षण यानी परमाणु का टेस्ट नहीं करेगा। पहली संधि कौन सी थी दोस्तों इन दोनों देशों के बीच में? परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। दूसरी थी परमाणु अप्रसार संधि और तीसरी संधि थी परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमान संधि, यानी कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। ये 3 शक्तियाँ थी, ये महाशक्तियों ने की। क्योंकि ये महाशक्तियों ने ये तीनों संधियाँ हथियार को रोकने के लिए, अस्त्र को नियंत्रण करने के लिए की। इसके बाद महाशक्तियों ने अस्त्र परिसीमान के लिए वार्ताओं के कई दौर किए और हथियार पर अंकुश रखने के लिए अनेक संधियां की। अब हम चलते हैं दोस्तों, इतना टॉपिक आपको समझ में आ गया। महाशक्तियों ने अस्त्र को नियंत्रण करने के लिए 3 संधियां की, ठीक है, हमने पढ़ लिया। क्योंकि दोनों देश क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में हथियार बना रहे थे। एक दूसरे को शक की आशंका से देखते थे कि भाई उस देश ने इतने हथियार इकट्ठे कर लिए, उस देश ने इतने हथियार इकट्ठे कर लिए। तो ये क्या करते थे, तो इन्होंने क्या किया, भाई हमें हथियार बनाने से रोकना है, तो एक ही काम है कि हम अस्त्र नियंत्रण कर लें। तो अस्त्र नियंत्रण करने के लिए क्या हुआ, इन्होंने 3 संधियां की। दोस्तों संधियों पर हस्ताक्षर करने के बाद कोई भी संधि तर नहीं तोड़ सकता। जैसे कि अभी तक इन्होंने कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने संधि पर हस्ताक्षर कर रखे हैं। आज के लिए आज मैं इस क्लास का अंत करता हूँ। मैं इस क्लास को यहाँ तक रहता हूँ। कल जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा 2 ध्रुवीयता को चुनौती गुट निरपेक्षता। मतलब जो विश्व 2 भागों में बढ़ गया था, तो गुट निरपेक्षता था उसकी क्या भूमिका रही, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक कल का क्या रहेगा, 2 ध्रुवीयता को चुनौती, ठीक है, गुट निरपेक्षता, ये कल का हमारा टॉपिक रहेगा। अगर आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉल कर पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा, नहीं तो मैं ये क्लास दोबारा डाल दूंगा, ठीक है। ओके बाय।